अगर कोई इंसान 12 साल जेल में बिताकर बाहर आए तो ज्यादातर लोग उसे अपराधी की नजर से देखते हैं। समाज उसे अपनाने से कतराता है और उसकी जिंदगी दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह आदमी सबसे अलग निकला। जेल से बाहर आने के बाद यही आदमी जोसे मुजिका अपने ही देश का राष्ट्रपति बन गया। साल 1973 में यूरुग्वाई में सैन्य तख्ता पलट हुआ। फौजी सरकार सत्ता में आते ही तानाशाही पर उतर आई। होसे, फेरनान और मारी सरकार विरोधी संगठन के अहम सदस्य थे, लेकिन विरोध असफल हो गया और तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से सरकार उन्हें खुलकर मार नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक और खौफनाक तरीका चुना। वे चाहते थे कि इन तीनों को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वे खुद ही मरने की दुआ मांगने लगे। जेल में पहुंचते ही उनके सिर पर कपड़ा डाल दिया गया। जब वे दम घुटने से टूटने लगते तभी कपड़ा हटाया जाता। लेकिन असली यातना तो अभी शुरू हुई थी। सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि जेल के गार्ड भी नहीं। तीनों कैदी धीरे धीरे भयानक अकेलेपन में डूबने लगे। शुरुआत में उनकी कोठरी की खिड़की से थोड़ी धूप और बाहर की दुनिया दिख जाती थी, लेकिन सैनिकों ने वह भी छीन लिया। उन्होंने खिड़की पर लोहे की चादर ठोक दी और उन्हें पूरी तरह अंधेरे में बंद कर दिया। अब उनकी जिंदगी बस ठंडी जमीन, बदबूदार कोठरी और बचा खुचा खाना बनकर रह गई थी। फिर भी जब परिवार मिलने आता तो वे झूठी मुस्कान के साथ कहते कि अंदर सब ठीक है। मारी अपनी बेटी को डरने से बचाने के लिए हाथों से तितली बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि परिवार ही उनके जीने की आखिरी उम्मीद था। सरकार उन्हें बार बार अलग अलग जेलों में भेजती रही ताकि वे भाग न सके। एक जेल में फेरनान और मारी को ऊपर छोटे रोशनदान वाली कोठरी मिली। कई महीनों बाद उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। लेकिन होसे को एक सुनसान जेल में अकेले रखा गया, जहाँ उसके पास बात करने के लिए सिर्फ चींटियां थीं। लंबे अकेलेपन की वजह से उसे आवाजें सुनाई देने लगी और उसका सिर दर्द से फटने लगता था। फिर भी तीनों ने हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि अगर वे जिंदा रहे तो एक दिन जरूर आजाद होंगे। क्रिसमस की रात मारी ने दीवार पर हल्की थपकी दी ताकि उसे महसूस हो सके कि उसके साथी अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ से भी जवाब आया। फिर उन्होंने मोर्स कोड में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा। बस इतनी सी बात ने सालों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। धीरे धीरे वे दीवारों पर थपकी देकर शतरंज तक खेलने लगे। लगातार उंगलियां मारने से उनकी चमड़ी तक उतर गई, लेकिन फिर भी वे खुश थे। एक दिन जेल का टॉयलेट जाम हो गया। मारी को गार्ड के टॉयलेट में जाना पड़ा, लेकिन उसके हाथ इतनी ऊंचाई पर बंधे थे वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने गार्ड से हथकड़ी डीली करने को कहा, लेकिन गार्ड जानता था कि सामने खड़ा कैदी बेहद खतरनाक माना जाता है। गार्ड खुद फैसला लेने से डर गया, इसलिए उसने अपने अफसर को बुलाया। अफसर ने बड़े अधिकारी को बुलाया। फिर बात ऊपर तक पहुंच गई। कुछ ही देर में टॉयलेट में बड़े बड़े अफसरों की भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी हथकड़ी खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर में जनरल आया और गुस्से में चिल्लाने लगा। फिर सब वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी फेरनान की हथकड़ी नहीं खोली। उसे मजबूरी में खड़े खड़े ही टॉयलेट करना पड़ा। कुछ समय बाद तीनों को फिर दूसरी जेल में भेज दिया गया। इस बार दीवारें इतनी मोटी थीं कि वे थपकी देकर भी बात नहीं कर सकते थे। ऊपर से गार्डों ने फर्श पर एक गोला बना दिया जिसके बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन मारी ने सुना कि दो गार्ड किसी लड़की को पटाने की बात कर रहे हैं। मारी बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिख सकता हूँ। गार्ड पहले गुस्से में चला गया, लेकिन रात को चुपके से कागज कलम लेकर लौट आया। मारी एक लेखक था। उसने ऐसा शानदार खत लिखा कि गार्ड सच में लड़की को पटाने में सफल हो गया। बाद में बड़े अफसर ने मारी से अपनी प्रेमिका के लिए खत लिखवाया। खुश होकर उसने मारी को रोटी दी और रेडियो की आवाज तेज रखनी शुरू कर दी ताकि बाकी कैदी भी सुन सकें। लेकिन उनकी थोड़ी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। उन्हें फिर दूसरी जेल में भेज दिया गया। रास्ते में मारी ने बहुत विनती की। तब जाकर गार्ड ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों की पट्टी हटाई। नीला आसमान, धूप और हरी घास देखकर मारी की आंखों में आंसू आ गए। नई जेल और भी भयानक थी। कमरा इतना छोटा था कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था। चारों तरफ शोर रहता था, जिससे धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। कई महीनों बाद उन्हें फिर दूसरी जेल में भेजा गया। यह अब तक की सबसे अच्छी जेल थी। यहाँ धूप आती थी और दीवारें पतली थी, इसलिए वे फिर से थपकी देकर बात कर सकते थे। एक दिन सैनिक उनके लिए किताबें, मेज, कुर्सियां और रेडियो लेकर आए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेल में इतनी अच्छी जिंदगी भी मिल सकती है। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें अचानक दूतावास ले जाया गया। अफसर ने धमकी दी, अगर ज्यादा बोले तो गोली मार दी जाएगी। असल में यह सब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की जांच को दिखाने के लिए किया गया था। जब अधिकारियों ने कैदियों से सवाल पूछे तो फेरनान बहादुरी से आगे आया और तानाशाही सरकार के अत्याचारों का सच बता दिया। मारी और होसे ने भी सच्चाई बोलने का फैसला किया। इसके बाद सजा के तौर पर उनसे सारी सुविधाएं वापस ले ली गईं और वे फिर उसी दर्द भरी जिंदगी में लौट गए। लेकिन तीनों को इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उनके लिए उनका विश्वास सबसे बड़ी चीज था। लंबे अकेलेपन की वजह से होसे की हालत और बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। उन्होंने बेटे को समझाया, तुम्हें मजबूत रहना होगा। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है कि वे हार गए। माँ की बातों ने होसे को फिर से हिम्मत दी। वह वापस जेल गया और अपना चाय का बर्तन वापस मांग लिया। गर्म चाय पीते हुए उसे लगा जैसे जिंदगी में फिर उम्मीद लौट आई हो। कैद के 3883वें दिन उन्हें फिर दूसरी जेल ले जाया गया। वहीं मारी की मुलाकात उस गार्ड से हुई जिसके लिए उसने कभी प्रेम पत्र लिखा था। अब वह गार्ड शादीशुदा था। इनाम के तौर पर उसने मारी से कहा, जो चाहो मांग लो। मारी ने सिर्फ एक इच्छा जताई, वह अपने दोनों दोस्तों से मिलना चाहता। 10 साल बाद तीनों पहली बार आमने सामने खड़े थे। कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। समय बीतने के साथ तानाशाही कमजोर पड़ने लगी और जेल में उनका व्यवहार भी थोड़ा बेहतर हो गया। अब उन्हें नहाने की जगह नया टॉयलेट और कभी कभी बाहर घूमने की इजाजत भी मिलने लगी। एक दिन फेरनान जब बाहर निकला तो दूसरे कैदियों ने उसका नाम पुकारा। यह देखकर तीनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि लोग अब भी उनकी लड़ाई को याद रखते हैं। फेरनान ने कल्पना में एक अदृश्य फुटबॉल बनाई और उसे जोर से जेल के बाहर की ओर मार दिया। उसे यकीन था कि एक दिन वे भी इस जेल से आजाद होकर बाहर निकलेंगे। वहीं होसे ने अपनी माँ के दिए बर्तन में एक छोटा सा पौधा लगाया। उसे भरोसा था कि एक दिन यह पौधा सबसे खूबसूरत फूल बनकर खिलेगा।